तो आज जो हम लोग को करना है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का सेकंड लेक्चर। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का सेकंड लेक्चर तो चालू करते हैं। तो हम लोग ने कल इतना पढ़ लिया था, ये डिफरेंट बायोम्स, मेजर बायोम जो हैं ये किसके कारण बन रहे हैं, टेम्परेचर एंड उसके कारण प्रेसिपिटेशन, मतलब जिसमें मैं रेनफॉल, स्नोफॉल और वाटर अवेलेबिलिटी दोनों ले लिया, तीनों ले लिया हूँ। ठीक है, अब आता है कि एक इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उस इकोसिस्टम पे ए बायोटिक फैक्टर और उस इकोसिस्टम पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट तो कर ही रहा है, मतलब वो ए बायोटिक फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और बायोटिक फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो वो कौन कौन से चार मेजर ए बायोटिक फैक्टर हैं जिन पे एक ये जो बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करता है। ये कैसे पता चलेगा कि वो चार कौन से हैं? तो सिंपल सा सोच सकते हैं कि सभी तो खाना चाहिए, सभी तो क्या चाहिए, खाना चाहिए, सभी तो क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो खाना बनता किससे, फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस में लगती क्या है, लाइट लगती है। क्या लगती है, ये जो लाइट लिखा ये लगती है, तो ये तो जरूरी है ही। ठीक है, तो दी सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पे। फिर आते हैं सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, क्या कोई ऑर्गेनिज्म, करीब करीब सभी ऑर्गेनिज्म वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी रूप से वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी रूप से वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, खाना बनने में खाना बनाने के लिए प्लांट तो चाहिए रहते न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि खाना कैसे भी बन जाता है, नहीं, प्लांट तो चाहिए रहते न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स उसे मिलते हैं किससे, सॉइल से। किससे मिलते हैं, सॉइल से। ठीक है, सॉइल से। अब एक और फैक्टर आता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, तो कि हमारे बॉडी में या प्लांट की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही अच्छे से काम कर पाते हैं, वरना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो डी नेचर हो जाते हैं, या ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है तो यानी इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से चार फैक्टर चाहिए, वाटर, ये जो फैक्टर्स हैं ये फोर मेजर या फोर की फैक्टर है, और भी फैक्टर है पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चार हैं, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट। ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट। ठीक, तो फोर मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट। ठीक है, अब ये चारों तो हैं, पर इन चारों में से सबसे टॉप नंबर में कौन आता है, फर्स्ट नंबर किससे द्वारा होल्ड किया जाता है। तो सिंपल सा सोचते हैं, इसे सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी, डायरेक्ट मैं बताऊंगा नहीं, सिंपल से अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे। क्या वाटर के बिना कुछ ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं, वाटर के बिना कुछ ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं क्या, हाँ, एक दो। पर वो वाटर लेते हैं पर दूसरे तरीके से लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कंगारू लेते हैं, वो क्या होता है, डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है वो, पानी बाहर से नहीं लेता, वो क्या करता है अपने अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शन के समय ही बाय प्रोडक्ट में पानी बना लेता है और उसी का यूज कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी एडेप्टेशन है। अब आता है लाइट। क्या लाइट के बिना ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं, सन एनर्जी अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट तो है, पर जो डीप वाटर, ओशन की डीप लेयर में, जो सबसे नीचे लेयर में, हाइड्रोथर्मल लेयर जो बोलते हैं, डीप हाइड्रोथर्मल ओशन में क्या होता है कि वहां पे तो लाइट पहुंचती भी नहीं, और वहां पे तो ऑर्गेनिज्म जीते भी है। मतलब लाइट जरूरी है पर इतनी भी नहीं थी ऑर्गेनिज्म सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि वहां पे कीमोसिंथेटिक वो रहते हैं प्रोड्यूसर, तो कीमोसिंथेसिस के थ्रू हम लोग खाना बना सकते हैं। तो लाइट जरूरी है पर उतनी भी नहीं थी, इसे टॉप फैक्टर में लग दिया जाए। अब आता है सॉइल। सॉइल क्या जरूरी है बनाने के लिए, क्या जहाँ पे सॉइल नहीं होती, यानी जहाँ पे सॉइल की क्वालिटी बहुत कम, बहुत घटिया होती है, क्या वहाँ पे जीते नहीं है, जीते हैं, ऑब्वियसली जीते हैं। दूसरी बात, ठीक है, कीमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं, क्या उन्हें सॉइल की ज़रूरत है, नहीं, उन्हें सॉइल की ज़रूरत नहीं है,
उन्हें तो एक मीडियम भी दे दूंगा तो उसमें भी वो जी जाएंगे। जैसे वो ग्रोथ करवाते हैं, लेबोरेटरी में ग्रोथ करवाते हैं, लीफलेट बनवाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें एक आर्टिफिशियल मीडियम देते, सॉइल तो एकदम उठा के नहीं लग देते। ठीक है, तो सॉइल जरूरी है, पर ऐसी भी नहीं थी इसे फर्स्ट लेवल में लग दिया जाए। अब आता है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर इतना जरूरी है कि उसे फर्स्ट लेवल पे लग दिया जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी में? तो मैंने बोला था कि एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते हैं। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो एंजाइम तो डीएक्टिवेट होगा, यानी इनएक्टिवेट हो जाएगा बहुत कम में, और ताते दे बहुत ज़्यादा में डी नीचल हो जाएगा। और इसका कुछ एक्सेप्शन तो है नहीं, मतलब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो किस आसपास के और भी फैक्टर लो तो वो कर रहा रहता है इफेक्ट। जैसे टेम्परेचर अगर बाहर का ज़्यादा है तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉइल में भी फर्क पड़ जाएगा। तो सॉइल बनती कैसी है? जब एक लॉक, एक पत्थर सीजन की माल झेलता है, मतलब सनलाइट, ताते दे, टेम्परेचर टेम्परेचर सबसे, जब वो वेदलिन होती है उसकी, तो तब जाते सॉइल बनता है, मतलब वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में टूटता है, तब जाते वो सॉइल बनता है। तो उसमें टेम्परेचर का भी रोल है, तो टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा तो वहाँ की सॉइल अलग होगी। तो टेम्परेचर इसे भी इफेक्ट कर रहा है और इसे भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर का एक तो कोई एक्सेप्शन नहीं है एंजाइम वाले में। दूसरा, ये वाटर लॉस को भी इफेक्ट कर रहा है, सॉइल को भी इफेक्ट कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, या हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट मोस्ट इकोलॉजिकली 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 रेलेवेंट रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, या लिख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट मतलब, क्योंकि इकोलॉजी क्या है? इन इकोसिस्टम की स्टडी, और इकोसिस्टम तभी तक काम कर है ना जब तक लोग जिसकी स्टडी करना चाहे इकोसिस्टम की, उसमें ऑर्गेनिज्म है। अगर उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं तो उसकी स्टडी क्यों करेंगे बेसिकली इकोलॉजी में? तो दी इकोलॉजी होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट की स्टडी करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं तो हैबिटेट किसका बोलेंगे? तो इसीलिए ये इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट वो है। फिर इसके बाद आते हैं सॉइल के लिए, तो है एडेप्टेशन। लाइट के लिए, वाटर के लिए एडेप्टेशन है, पर एट दी एंड वाटर तो लग ही रहा है किसी न किसी लोग में। तो ये क्या है? सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये क्या है? सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड मोस्ट, हाथ फिसल जाते हैं ना, यही प्रॉब्लम होती है। हाँ, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये सब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद वो आ जाते हैं सॉइल और लाइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं सॉइल और लाइट। तो चार एबायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है? टेम्परेचर। इसके बाद कौन आता है? वाटर। इसके बाद कौन आता है? वाटर आता है। ठीक है, अब आता है टी अब प्रायोरिटी। टेम्परेचर और वाटर में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली टेम्परेचर की ज़्यादा है। टेम्परेचर की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे? वाटर से। वाटर से ज़्यादा है इसकी प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है कि टेम्परेचर की प्रायोरिटी ज़्यादा है या वाटर की, तो आंसर है टेम्परेचर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। टेम्परेचर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन्हें तो अब बेसिक डिटेल में डिस्कशन करना है इनके ऊपर। ठीक है, तो अब आता है टेम्परेचर और वाटर, सॉइल और लाइट के ऊपर। ठीक है, तो यार ये चेंज करना चाह रहा हूँ, चेंज क्यों नहीं हो? अभी हो रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट
एनवायरमेंटल फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर। ऐसा क्यों? तो दी टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर किससे लिंक्ड है? फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम से। ये किससे लिंक्ड है? फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अब टेम्परेचर अलग अलग जगह किस प्रकार से अलग अलग होता है, मतलब क्या कारण है जो टेम्परेचर में अलग अलग या किस जगह पे अलग अलग डिफरेंसेस आती हैं टेम्परेचर में? तो इसमें तीन है, तीन वो बनते हैं। एक होता है सीजनल, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन मतलब सीजन के हिसाब से टेम्परेचर में चेंज आना। सीजनल वेरिएशन मतलब सीजन के हिसाब से टेम्परेचर में चेंज आना। ये कैसे? मतलब जो समर सीजन रहता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है? उसमें टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। उसमें टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। और वहीं अगर मैं विंटर की बात करूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। अभी ये सीजनल वेरिएशन है, मतलब सीजन के कारण आने वाले वेरिएशन। तो सीजन आता क्यों है? क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ होती है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होती है। रोटेशन या रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो अब उसका अगर मैं बोल दी थी रोटेशनल या रेवोल्यूशन की वजह से कैसे चेंज आ रहा है, तो ये हो जाएगा समर में ज़्यादा विंटर में कम, समर में ज़्यादा और विंटर में कम। अब सेकंड क्या है? लेटिट्यूडनल। सेकंड क्या है? लेटिट्यूडनल। लेटिट्यूडनल कैसे? लेटिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल ये कैसे? इसके लिए अगर हम लोग एक पीछे ग्राफ था वो देखें तो ये है। तो यहाँ पे बोलते हैं जो टॉपिकल रीजन है यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। टेम्पलेट में कम रहता है, टेम्पलेट में कम रहता है, सनलाइट उतने अच्छे से नहीं पहुंचती। और पोलार रीजन में तो बहुत ही कम सनलाइट पहुंचती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? बहुत ही कम रहता है। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन आया ना कि जैसी टॉप यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर पोल इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा? जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब तीसरा क्या है? तीसरा है हाइट के बेसिस पे। ये हाइट के बेसिस पे मतलब कैसे होगा? हम लोग ने सुना है कि हिल्स या हिमालय ठंडे क्यों हैं उनके बेस से, क्योंकि वो हाइटेड पोजीशन में, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वो टेम्परेचर क्या है? ठंडा होने लगता है। इसीलिए तो जो बर्फ वाली नॉर्मल लैंड में क्यों नहीं होती, नॉर्मल लैंड की तरफ क्यों नहीं होती, दिल्ली की तरफ क्यों नहीं होती, और हिमाचल प्रदेश में कई ऊपर वाले रीजन में क्यों होती है? तो दी हाइट ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो पानी गिरता है वो ऊपर जम के गिरता है बर्फ के फॉर्म में, समझे? तो हाइट के हिसाब से भी टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे हिली एरियाज में टेम्परेचर ठंडा रहता है क्योंकि वो सी लेवल से ऊपर है, सी लेवल से ऊपर है, तो उनमें जो वो है क्या, सी लेवल से ऊपर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है। और जो सी लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं है वहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसे एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने थे, एग्जाम्पल क्या दी? एग्जाम्पल दी है वो पहला मैंगो का। एनसीईआरटी लिखती है कि जो मैंगो है, पहला एग्जाम्पल किसका है? मैंगो का, मैंगो का। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एनसीईआरटी लिखती है मैंगो जो है वो टेम्पलेट रीजन, मतलब टेम्पलेट रीजन मतलब इन जगहों में, ये जो जगहें हैं ये वाला जो है यहाँ पे सर्वाइव नहीं, यहाँ पे उगते नहीं है आसानी से, यहाँ पे उगते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैंगो की ग्रोथ है, मैंगो की डेवलपमेंट है, उसमें थोड़ा सा अच्छा हाई टेम्परेचर लगता है, इसलिए ये टॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है।
वैसी एक एनसीईआरटी लिखती है आंसर लेपर्ड का। किसका? लेपर्ड का। अब लेपर्ड के लिए वो एक स्पेसिफिक वो ले लेती है स्टेट कि लेपर्ड जो है वो केरला में नहीं पाया जाता, तो लेपर्ड को है रिलेटिवली लो टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है। इसीलिए जो केरला है जो तो इक्वेटर के बहुत पास है, ये केरला यहाँ करीब में है और ये इक्वेटर के बहुत पास है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है और उसे चाहिए रहता है कम, तो ये केरला में नहीं पाया जाता लेपर्ड। फिर तीसरा एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि जो टूना फिश है, जो टूना फिश है, कौन सी फिश? टूना फिश। जो टूना फिश है, जो ये टूना फिश है, ये किधर नहीं पाई जाती? ये बियॉन्ड टॉपिकल ओशन नहीं पाई जाती। टॉपिकल ओशन मतलब जैसे ये टॉपिकल रीजन है इतना दूर, तो इतना दूर जितना भी ओशन आ रहा है वो क्या ट्रॉपिकल ओशन, और ये टेम्पलेट और ये पोलर रीजन के तरफ वाला ओशन, तो यहाँ पे नहीं पाई जाती क्योंकि जो टूना फिश है उसे तो वार्म वाटर चाहिए रहता है, उसे तो वार्म क्लाइमेट चाहिए रहता है। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो टेम्परेचर क्यों जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो किससे लिंक्ड है? डायरेक्टली फंक्शन ऑफ एंजाइम से। दूसरी बात, कैसे कैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है? एक सीजनल, एक लैटिट्यूडनल और एक हाइट के बेसिस पे। सीजनल कैसे? किसी सीजन में ज़्यादा, किसी सीजन में कम, जैसे समर में ज़्यादा, विंटर में कम। लैटिट्यूडनल कैसे? जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी यानी सनलाइट कम पहुंचती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो नीचे चल देता है, कम हो जाता है टेम्परेचर। अब हाइट की बात करूँ तो हाइट जितना ज़्यादा आप सी लेवल से ऊपर लेंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है। इसके लिए एग्जांपल क्या दी? 3 एग्जांपल लिखी है कि मैंगो टेम्परेट रीजन में नहीं पाए जाते क्योंकि मैंगो को हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है डेवलपमेंट के लिए। लेपर्ड जो है वो केरला में नहीं पाए जाते क्योंकि लेपर्ड को रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर चाहिए रहता है डेवलपमेंट के लिए। और जो टूना फिश है वो किधर नहीं पाई जाती? वो टेम्परेट ओशन में नहीं पाई जाती क्योंकि उसे चाहिए रहता है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर डेवलपमेंट के लिए, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर डेवलपमेंट के लिए। अब ये क्या है? वाटर क्या है? वाटर है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे और एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, उसमें फ़र्क आता है। ठीक है, हम लोग तो ये तो पता है कि जितनी भी लाइफ है अर्थ पे वो किस में ओरिजिनेट हुई है? वाटर में। ये बहुत से शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जितनी भी लाइफ है वो किस में ओरिजिनेट हुई है? वाटर में। और वाटर के बिना चलाई नहीं जा सकती, किसी ना किसी एंड पे वो वाटर में आके अटकेगी ही। उसका जो फंक्शन है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो किस में आके अटकेगा? वाटर में आके अटकेगा। तो क्या डेजर्ट में, जो डेजर्ट है, मान लेते हैं जो डेजर्ट है, क्या वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी एक नॉर्मल नदर्न प्लेन्स जैसे थाल डेजर्ट है तो वो कावेरी हिल्स के उस पार है, तो क्या थाल डेजर्ट वाला जो वो है इलाका, वहाँ पे क्या कावेरी बोल रहा था, अलावली हिल्स के इस पार वाले इलाके जितना ही वाटर अवेलेबल है? नहीं, तो कम अवेलेबल है। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एडेप्टेशंस दिखती हैं, कि एडेप्टेशंस दिखती हैं उनमें। कैसी दिखती हैं? एडेप्टेशंस दिखती है, मतलब जो डेजर्ट है वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी वैसी नहीं है, इसीलिए वहाँ के ऑर्गेनिज्म में क्या दिखता है? एडेप्टेशंस दिखता है। क्या दिखता है? एडेप्टेशंस दिखता है। कैसे एडेप्टेशन? जैसे जो कैमल है वो हम्प में अपनी 1 से 2 यानी ताते से 10 से 12 गैलन वाटर स्टोर कर लेता है। 10 से 12 गैलन वाटर किस में स्टोर कर लेता है? अपने हम्प में। फिर अगर जैसे मैं माउस की बात करूँ या वहाँ पे जितने भी चूहे, छिपकली, ये सब मिलते हैं, ये दिन के टाइम बाहर नहीं आते। कब बाहर आते हैं? रात को बाहर आते हैं। वहाँ पे जो वेटल स्नेक मिलते हैं वो कब बाहर आते हैं? रात को बाहर आते हैं। वैसे ही अगर मैं उसकी बात करूँ सी फॉर प्लांटी,
तो सी फोर प्लान क्या करते हैं, हम लोग तो पता है वो कैंप पाथवे फॉलो करते हैं। वो क्या फॉलो करते हैं, कैंप पाथवे फॉलो करते हैं। और फिर मैं बोलूँ कि जैसे मैं उसमें पढ़े थे कि मेजर बायो में डेजर्ट में ठीक क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ठीक क्यूटिकल पाया जाता है। ठीक क्यूटिकल पाया जाता है। तो वैसी चीजें इधर भी है। डेजर्ट में कहीं तो था वो कि डेजर्ट बायो में ठीक क्यूटिकल पाया जाता है। फिर संकन स्टोमेटा पाया जाता है। स्क्यूलेंट जेलोफाइस पाए जाते हैं। स्क्यूलेंट जेलोफाइस पाए जाते हैं। तो ये सब जो है ये एडेप्टेशंस हैं। एडेप्टेशन क्या है, नॉर्मल चीज़ों से, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर से अपनी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर ले आना एडिशनल, या कुछ स्ट्रक्चर गायब कर देना, या जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उनमें मॉडिफिकेशन कर देना ताकि आप एक एनवायरनमेंट में जी पाएं। वो एडेप्टेशन थे। तो वो डेजर्ट में दिखती हैं, क्योंकि डेजर्ट में है वाटर की अवेलेबिलिटी तो उतनी है नहीं, इसीलिए वो जो डेजर्ट है वहाँ पे एडेप्टेशंस दिखती हैं। ये एनसीईआरटी लिखी है इसे समझाने के लिए। दूसरा है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ओशन में हर साल टन्स ऑफ ऑयल जो है वो स्पिल हो जाता है। टन्स ऑफ ऑयल स्पिल हो जाता है। ये जो कंटेनर है हार्मफुल केमिकल्स के वो लॉस्ट हो जाते हैं, जिससे जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, ओशन पॉल्यूटेड हो जाता है। उससे ऐसा क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो उसकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ जो है खतरे में आ जाता है। और ऐसा क्यों खतरे में आ रहा है, तो पहले जो वाटर की क्वालिटी थी अब वो खराब हो गई, क्योंकि हमने उसमें जो पॉल्यूटेंट्स थे वो मिला दिए, जैसे ऑयल हो गया, हार्मफुल केमिकल्स हो गए। मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मैटर करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मैटर करती है, यानी क्वालिटी ऑफ जो वाटर है वो मैटर करती है किसके लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए भी मैटर करती है। जैसे आजकल बोलते हैं ग्राउंड वाटर में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आलो ना यूज़ कर, आलो जो यूज़ करता है, पर जिसे आलो का पानी अच्छा नहीं लगता वो क्या यूज़ करता है, कैल्शियम फिल्टर यूज़ करता है। वो क्या करता है कैल्शियम फिल्टर, वो न्यूट्रिएंट्स और कुछ ना हटाते, सिर्फ जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसे हटा देता है। ठीक है, तो वाटर की क्वालिटी सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यमुना जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई, तो उसमें पहले फिश पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती। मतलब जो पहले जो वो यमुना थी वो एकदम साफ थी, अब जब पॉल्यूटेड हो गई तो वहां से फिश गायब हो गई, क्योंकि जो वाटर की क्वालिटी है वो उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो उसी में सरवाइव कर लें। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके घर में लो जाते कूड़ा कचरा फेंक रहा हूँ, तो क्या आप अपने घर में सरवाइव कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर, यानी क्वालिटी ऑफ वाटर किसके लिए मैटर करती है, वाटर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी किसके लिए मैटर करती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों लिखा हूँ, तो एनसीईआरटी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिखी है, वरना सभी के लिए मैटर करती है। ठीक है, ठीक है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मैटर करती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करती है, मैटर करती है। ठीक है, अब अगर अब कुछ डेटा देती है एनसीईआरटी, जैसे वाटर में कितना सॉल्ट मिला हुआ है, ये सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे मेजर की जाती है, वो की जाती है एक टर्म जिसके लिए यूज करते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर 1000 पार्ट ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, पर यानी पीपीएम पर पार्ट मिलियन, पर पार्ट मिलियन, मतलब 10 लाख टुकड़ों में से कितना वो टुकड़े वो हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक वाटर के में 2 ppm NaCl है, मतलब अगर मैं उस वाटर के 10 लाख टुकड़े करूँ तो उनमें से 2 टुकड़े क्या लेंगे, सोडियम के लेंगे। वैसी जो सैलिनिटी है वो जो मेजर की जाती है वो किस में की जाती है, पर पार्ट 1000 में, मतलब 1000 टुकड़ों में से कितना वो टुकड़े हैं। ठीक है, तो अगर मैं सैलिनिटी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सैलिनिटी, सैलिनिटी, अब सैलिनिटी के लिए 3 डेटा देती है वो एनसीईआरटी, कितने डेटा देती है, 3 डेटा देती है। ऐसा क्या है 3 डेटा में, अरे यार,
हम्म, ऐसा क्या है तीन डेटा में? पहले वो बात करती है इनलैंड वाटर की। किसकी बात करती है? इनलैंड वाटर की। इनलैंड वाटर मतलब जो लैंड में प्रेजेंट है, जैसे लीवर या बता देते हैं आपके पॉन्ड हो गए। तो इनलैंड वाटर में सैलिनिटी कितनी होती है? इनलैंड वाटर बॉडीज में सैलिनिटी कितनी होती है, ये एनसीईआरटी इसका डेटा देती है कितनी होती है। ये जो डेटा है ये एवरेज है, ऐसा नहीं कि इतना ही होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, ये एवरेज है। तो लेस देन 5, मतलब अगर मैं 1000 टुकड़े कर रहा हूँ तो उसमें से 5 टुकड़े, उसमें से 5 से कम टुकड़े किसके होते हैं? सॉल्ट से होते हैं। पर अगर मैं सी की बात करूँ, अगर मैं सी की बात करूँ तो सी में क्या है? सी में कितना है? सी में होता है 30 से 35। 30 से 35। 30 से 35 होने का मतलब अगर मैं 1000 टुकड़े कर लूँ उस वाटर के, तो उसमें से 30 या 35 टुकड़े कितने लाएंगे? किसके लाएंगे? सॉल्ट्स के लाएंगे। 30 से 35 टुकड़े किसके लाएंगे? सॉल्ट से लाएंगे। पर अगर मैं ओशन की बात करूँ, ओशन की बात करूँ, ओशन की बात करूँ, तो ओशन में जो है वो मोल देन 100 लेता है। कैसा लेता है? मोल देन 100 लेता है। मोल देन 100 लेता है। अब सी और ओशन में अंतर क्या है? सी क्या है? ओशन का भाग जो कोस्टल एरिया के पास प्रेजेंट है, और ओशन क्या है? जो नीचे बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया से दूर प्रेजेंट है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये जो कोस्टल एरिया के पास वाला जो इलाका है ये सी है, और बेसिकली ये जो एकदम दूर, जो इसके कांटेक्ट में बहुत जो है ही नहीं कोस्ट के पास, ये जो है ये ओशंस है। जैसे ये हो गए, ये ओशंस हो गए, और यहाँ पास पास में जो है वो क्या हो गए? सी हो गए। समझ में आया? ये होते हैं सी, और उसमें अंतर होता है जो। ठीक है। अब आते हैं लाइट के ऊपर या सॉइल के ऊपर। लाइट के ऊपर आते हैं। लाइट सीधा किसे इम्पैक्ट कर ले? सबसे पहले लाइट के बारे में सोचेंगे तो किस में इम्पैक्ट आता है? फोटोसिंथेसिस में। किस में इम्पैक्ट आता है? तो ये हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, फोटोसिंथेसिस किसके ऊपर डिपेंड करती है? लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। किस में इफेक्ट आएगा लाइट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट के ऊपर इफेक्ट आएगा तो किस में इफेक्ट आ रहा है? फोटोसिंथेसिस में। अब अगर मैं बोलूँ कि फोटोसिंथेसिस में कैसे इफेक्ट आएगा, तो फोटोसिंथेसिस में ऐसे इफेक्ट आएगा कि जो एक लाइट का पाथ होता है, PAR, पार, लाइट का एक पाथ होता है जिसे बोलते हैं लोग पार, PAR, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। या लोग फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में पढ़े हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो इसकी रेंज कितनी लेती है? 300 से 700 नैनोमीटर। 300 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर ये पार रेडिएशन में कुछ चेंज आ गया, मतलब कि अगर किसी लाइट में जो 300 से 700 नैनोमीटर वाली रेंज है वो कम है, या दूसरी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो वो फोटोसिंथेसिस में असर तो डालेगी। दूसरा आता है कैनोपी फॉर्मेशन, जो एनसीईआरटी लिखती है। कैनोपी फॉर्मेशन क्या होता है? कैनोपी फॉर्मेशन सिंपल सा है, जैसे हम लोग कार्टून देखते थे डोरेमोन, तो उसमें दिखाता था कि जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट लेते हैं उसमें जब उन लोग एनीवेल डोर से जमीन में एंटर करते थे तो नीचे की ओर बहुत कम धूप आती थी, ऊपर ऐसे प्लांट लोग घेर के खड़े हो जाते, वो प्लांट लोग घेरे लेते थे धूप को। तो जो डेंस फॉरेस्ट रहते हैं उनमें क्या होता है कि जो लंबे लंबे तिली हैं वो लाइट को अच्छे से ट्रैप करने के लिए ऐसे लंबा सा फैल जाते हैं, और नीचे जो है, नीचे सॉइल की यानी नीचे लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती, बहुत कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे इस जो लूव सलीका ये बना लिए, इसे बोलते हैं कैनोपी। इसे क्या बोलते हैं? कैनोपी। इसे क्या बोलते हैं? कैनोपी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कैनोपी फॉर्मेशन। तो ये लाइट की वजह से हुआ, ठीक है, ताकि ये जो बड़े बड़े प्लांट है ये लाइट अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। अब होती है क्वालिटी ऑफ लाइट। ये क्वालिटी ऑफ लाइट क्या है? वही जो मैंने बोला थी, क्वालिटी ऑफ लाइट यही पार ले। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसकी मात्रा कम है तो उधर फोटोसिंथेसिस कम होगा, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है।
क्वालाइट लिख दिया, क्वालिटी ऑफ लाइट, तो क्वालाइट लिख दिया यार, क्वालिटी ऑफ लाइट, तो ठीक है। अब मतलब ये कैसे, इसे और कैसे समझे, तो हम लोग ने पढ़ा था क्वालिटी ऑफ लाइट में टी, यानी फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में पढ़ा था टी, जो वो लेते हैं जो PS1 और PS2, तो PS1 का क्या लेता है 680 का लिम, और PS2 का क्या लेता है, PS2 का लेता है 700, PS2 का क्या लेता है 700 ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 600 नैनोमीटर की लाइट नहीं आ रही, तो क्या PS1 चालू होगा, नहीं होगा, PS1 चालू नहीं होगा, तो क्या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि PS2, चलो मान लेते हैं 700 वाली लाइट बहुत कम आ रही, नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या PS2 चालू होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, PS2 बिल्कुल भी चालू नहीं होगा। मतलब ना ही साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, ना ही नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। अगर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक नहीं होगा मतलब कि लाइट रिएक्शन तो हुई ही नहीं, लाइट रिएक्शन अगर हुई नहीं तो डार्क रिएक्शन भी होगी नहीं, और फोटोसिंथेसिस मतलब बेसिकली होएगा ही नहीं, खाना बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से लोग समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइट में तो गलती है, या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लाइट में यूवी रेज बहुत ज्यादा आने लगी, ओजोन लेयर उतना ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा यूवी रेज आ रही है, तो क्या करेंगी, वो क्लोरोफिल ए को मार देंगी, क्लोरोफिल ए को डीनेचर कर देंगी, उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, किसका, क्लोरोफिल ए का, तो वो खराब हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए चीफ पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। फिर इसमें जो चौथा पॉइंट है वो आता है फोटोपीरियोडिज्म या नॉक्टर्नल एंड डायूलेनल वेरिएशन। अब ये फोटोपीरियोडिज्म क्या है, ये पहले फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही पढ़ाते थे कि क्या होता है, कुछ प्लांट हम लोग पढ़ते हैं कि एक नाम होता है, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन मानते हैं फ्लोरिजन, फ्लोरिजन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन मानते हैं ना, जो लीफ में बनता है। हाइपोथेटिकल हार्मोन क्यों, तो इसका अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, रिसर्च चल रही है, पर मानते हैं कि यही कारण है जिसके कारण फ्लावर बनते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, बोलते हैं कि जैसे कुछ प्लांट लेते हैं, बेसिकली एक प्लांट को कितने दिन कितने समय की लाइट चाहिए रहती है, 12 आवर्स की तो लाइट चाहिए ही रहती है। अब क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे लेते हैं जिन्हें अगर 12 आवर्स से ज़्यादा की लाइट मिली, 12 आवर्स से ज़्यादा की लाइट मिली, तभी वो क्या कर पाएंगे, फ्लावरिंग शो कर पाएंगे, तभी वो फ्लावरिंग शो कर पाएंगे। अगर इससे कम लाइट मिली, तो यानी 12 आवर्स से ज़्यादा की लाइट मिली, तभी ये फ्लावरिंग शो कर पाएंगे। अगर कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे फिर जो जिन्हें अगर 12 आवर्स से कम मिलेगी तभी वो फ्लावरिंग शो कर पाएंगे, हाँ होते हैं, होते हैं। इसीलिए तो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया कि अगर 12 आवर्स से ज़्यादा की लाइट मिल रही है तभी वो फ्लावरिंग शो कर पाएगा, मतलब फ्लावर बना पाएगा, अगर नहीं मिल रही तो वो फ्लावर नहीं बना पाएगा, ठीक है। और जिसे कम मिलनी चाहिए यानी जिसे कम चाहिए उसे कम मिलेगा तभी वो फ्लावरिंग शो करेगा, वरना ज़्यादा मिलेगा तो शो नहीं करेगा। कुछ ऐसे रहते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 आवर्स से कम मिल रही है ज़्यादा मिल रही है, वो फ्लावरिंग शो करते हैं, वो फ्लावरिंग शो करते हैं। तो जिन्हें 12 आवर्स से ज़्यादा की चाहिए वो कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। जिन्हें कम चाहिए रहती है वो कौन होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। और ये जिन्हें बता देते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है, उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट बोल दिया जाता है। उन्हें क्या बोल दिया जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट बोल दिया जाता है। और ये जो 12 आवर्स की जो लेंथ है इसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल डे लेंथ, इसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल डे लेंथ। अब इसमें से आगे और मैं जोड़ना चाहूँ तो कैसे जोड़ सकता हूँ, तो एनटीए घुमा के पूछता है क्वेश्चन, इस बार तो पूछा है तो अगली बार भी पूछ सकता है। तो अगर मैं इससे पूछना चाहूँ कि ये जो लॉन्ग डे प्लांट है क्या ये समर में पाई जाएंगे या विंटर में, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सनलाइट किस में ज़्यादा है, सनलाइट किस में ज़्यादा देर तक ले लिए, तो समर में ज़्यादा देर तक लेती है, मतलब 12 आवर्स से ज़्यादा की सनलाइट इसे मिल सकती है। तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट है ये मोस्ट प्रोबेबली जो फ्लावरिंग है वो किस में शो करेंगे, समर में शो करेंगे। और ये जो शॉर्ट डे प्लांट है ये मोस्ट प्रोबेबली जो फ्लावरिंग है वो किस में शो करेंगे,
किस में शो करेंगे, विंटर में शो करेंगे, तो वहां पे 12 आवर से कम की लाइट अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है, और ये जो डे न्यूक्लियर प्लांट हैं ये कभी भी शो कर सकते, समर विंटर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद आते हैं नॉक्टर्नल एंड डायूलेनर वेरिएशन। ये नॉक्टर्नल एंड डायूलेनर वेरिएशन क्या है? नॉक्टर्नल मतलब होता है कि रात तो जगने वाला, जैसे उल्लू है वो रात तो जगता है। और डायूलेनर कौन है? जो सुबह जगते हैं, जैसे जो मोस्ट मैमल्स है वो क्या है? डायूलेनर मतलब सुबह जगने वाले। उल्लू क्या है? नॉक्टर्नल, वो रात तो निकलता है। तो अगर वो किसे सेंस करता है? अपने आसपास जितनी लाइट प्रेजेंट है उसे सेंस करते निकलता है। तो रात हो जाती है तो उसे लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम दिखती है, तो वो रात तो निकलता है, वो रात तो निकलता है, सुबह नहीं निकलता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो वो है बता थे उल्लू का मुझे एक जगह नेस्ट दिख गया। अब वो जो सोलर रेडिएशन वाली वो नहीं आती टॉर्च, मैं उसे 1000 तो खरीदा और उसके घर, उसके नेस्ट के चारों ओर लगाते 2400 घंटे मारने लगा, तो वो 2400 घंटे में कभी बाहर नहीं आएगा। तो वो नॉक्टर्नल है, वो आसपास सेंस करते ही निकलेगा, उसे लगेगा कि खतरा है तभी इतनी ज्यादा लाइट है, तो वो बाहर नहीं आएगा। तो ये नॉक्टर्नल एंड डायूलेनर वेरिएशन जो है ये लाइट के कारण आ रहे, लाइट की अवेलेबिलिटी के कारण। एक आता है फोटो, यानी आते थे सीजनल ब्लीडिंग। एक आता है सीजनल ब्लीडिंग। अब ये सीजनल ब्लीडिंग क्या है? ये सीजनल ब्लीडिंग क्या है? सीजनल ब्लीडिंग होती है कि सीजन के हिसाब से ब्लीड करना, किसी स्पेसिफिक सीजन में ही ब्लीड करना। जैसे अगर हम लोग कुत्ते, गाय, बिल्ली को देखें तो ये कुछ ही सीजन में बच्चे देते हैं, ऐसे 12 महीना कभी भी नहीं देते रहते, कभी भी नहीं देते रहते, कुछ ही सीजन में बच्चे देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सीजनल ब्लीडर। अब ये क्या करते हैं, किस प्रकार की लाइट इनमें पड़ रही है, सॉफ्ट पड़ रही है, हार्ड पड़ रही है, ये कितने देर के लिए पड़ रही है दिन में, इसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि इनमें दिन होगी कि नहीं। लाइट की अवेलेबिलिटी इनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है कि इन्हें आगे ब्लीड करना है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी जो है ये भी लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब आ जाता है बेसिकली सॉइल के ऊपर, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। अब सॉइल के बेसिकली क्या है, इसका दूसरा, सॉइल का दूसरा नाम क्या है? एडफिक फैक्टर। क्या नाम है इसका? दूसरा एडफिक फैक्टर। क्या नाम है इसका? दूसरा एडफिक फैक्टर। क्या नाम है इसका? एडफिक फैक्टर। ठीक है, एडफिक फैक्टर। ठीक है, एडफिक फैक्टर इसका नाम है। अब क्या होता है कि सॉइल जो है, हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की सॉइल है। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश और ताते थे थोड़ा सा गुजरात और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ तरफ बात करूं, तो यहाँ पे हल्की काली मिट्टी मिलती है। और छत्तीसगढ़ में अगर नीचे की तरफ बात कर लूँ तो वहाँ पे हल्की भूली मिट्टी मिलती है। और जो महाराष्ट्र के अपर साइड है वहाँ पे काली और नीचे थोड़ी हल्की सी लाल भूली सली की मिलती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सॉइल की जो नेचर है, सॉइल का जो वो है प्रॉपर्टी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आसपास का क्लाइमेट कैसे है। तो कि आसपास का क्लाइमेट जैसा रहेगा वैसे ही वहाँ पे डिकम्पोजर्स या प्लांट्स पाए जाएंगे। और जैसे प्लांट्स पाए जाएंगे, डिकम्पोजर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स पाए जाएंगे, वैसे ही वहाँ पे क्या पाए जाएंगे? वहाँ पे वैसे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो सॉइल का नेचर या प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है? क्लाइमेट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और कौन डिसाइड कर ले? मैंने बोला था कि सॉइल बनता कैसे? वेदिलिन प्रोसेस के थ्रू। वेदिलिन किसकी होती है? लॉक की। तो किस लॉक से बना है वो भी मैटर करता है। जैसे इग्नियस लॉक क्या होता है? जब लावा अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, वो कूल डाउन होता है, तब जाते वो इग्नियस लॉक बनता है। सेडिमेंट्री लॉक क्या होता है? पानी के बहाव से जब बहते पत्थर घिसलाते फाइन पार्टिकल में फाइन पार्टिकल में बदलता जाता है और एक जगह जाते डिपॉजिट होता है लेयर बाय लेयर। और फिर वो वहाँ पे बहुत समय तक डिपॉजिट होने के नाम से, प्रेशर वेशर के नाम से सेडिमेंटली सॉइल में बदल जाता है, सेडिमेंट्री लॉक में बदल जाता है, सेडिमेंट्री लॉक में बदल जाता है। अब अगर सेडिमेंट्री लॉक तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या प्रेशर दे दे तो वो किस में बदल जाता है? मेटामॉर्फिक लॉक में। अगर मैं इग्नियस लॉक तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे दूँ तो वो किस में बदल जाता है? सेडिमेंट्री लॉक में, जो अल्टीमेटली किस में बदल जाएगा? हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, मेटामॉर्फिक लॉक। तो
मैं इग्नियस रॉक तो डायरेक्टली भी मेटामॉर्फिक में बदल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते, हाँ बदल सकता हूँ। तो क्या 3 अलग-अलग प्रकार के लॉक नहीं हो गए? तो अगर इनकी वेदिलीन होगी तो 3 अलग-अलग प्रकार या उससे भी ज़्यादा अलग-अलग प्रकार की सॉइल नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो जो वेदिलीन प्रोसेस है वो भी डिसाइड करता है। अब ये भी डिसाइड करता है कि वो सॉइल वहीं पे बनी है या कहीं से ट्रांसपोर्ट होते आई है। क्योंकि मेटल निकलता ना, अगर कहीं और की सॉइल इधर आई है तो वो जरूरी उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट तो जरूरी नहीं है। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाएंगे शायद वो उस एनवायरनमेंट में जी ना पाए। ठीक है। अब सॉइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि सॉइल का कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें किस कैसे न्यूट्रिएंट्स है, उसमें कैसे डिकम्पोजर्स है। फिर होता है कि उसका ग्रेन साइज क्या है, सॉइल बहुत माइन्यूट है, ऐसे छोटे छोटे हैं या बहुत बड़े बड़े ग्रेन साइज है उसमें। जैसे लेटी को देखोगे तो लेटी जो है वो दो मिलती है, एक छनी मिलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी गिट्टी पत्थर डाल लेटी मिलती है। तो छनी हुई में ऐसे फाइन पार्टिकल्स लेते हैं, और ताते थे जो बिना छनी हुई लेती है उसमें ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी लेते हैं। छोटे लेते हैं पर बड़े लेते हैं जनरली, यानी छोटे लेते बड़े लेते मतलब इन फाइन पार्टिकल के पर्सपेक्टिव में ये बड़े बड़े लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे सॉइल का कंपोजिशन भी होता है। ठीक, जैसे हम लोग वो लेंगे क्लेई सॉइल तो वो एक एग्रीगेट फॉर्म में निकलेगी, तो गिल्ली लेती है एग्रीगेट एक साथ लुत्था बन के निकलेगी अगर हाथ से पकड़ना चाहूँ। अगर मैं वैसी सैंडी सॉइल को पकड़ना चाहूँ तो वो हाथ से फिसलेगी, तो वो एग्रीगेट नहीं हुई है, वो ऐसी सिंपल अलग अलग फैल जाती है, उसके पार्टिकल उतने ज्यादा चिपके हुए नहीं हैं। ठीक है। तो सॉइल क्या डिटरमाइन करती है? सॉइल क्या डिटरमाइन करती है? सॉइल डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे कैसे क्या पाए जाएंगे, प्रोड्यूसर्स पाए जाएंगे, और जिस प्रकार से प्रोड्यूसर्स पाए जाएंगे वैसे ही क्या पाए जाएंगे, हर्बी वोल्स पाए जाएंगे। और जिस प्रकार के ये हर्बी वोल्स हुआ, अब जिस प्रकार के हर्बी वोल्स पाए जाएंगे वैसे ही कार्नी वोल्स पाए जाएंगे। ऐसा कैसे? जो डियर खाती है चीजें वो क्या जंगल में है या सिटी में? सिटी में है, मतलब वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे वो प्रोड्यूसर होगा, और उसे खाने वाली डियर वहाँ जंगल में प्रेजेंट है। ठीक है, मिट्टी डिसाइड की कौन सा प्रोड्यूसर उगेगा, और ताते थे प्रोड्यूसर को खाने वाला भी उसी के आसपास प्रेजेंट है, डियर। अब शेर का खाना डियर है या इंसान? डियर है। तो शेर सूट पैंट पहनते इधर जंगल में घूमता रहता है या सिटी में घूमता रहता है? जंगल में घूमता है, क्योंकि उसका खाना वहाँ है। तो जंगल की मिट्टी डिसाइड कर ली थी वहाँ पे सेल प्रेजेंट है, शहर की मिट्टी डिसाइड नहीं कर रही थी वहाँ पे सेल प्रेजेंट, यानी शहर की मिट्टी डिसाइड कर रही थी यहाँ पे सेल प्रेजेंट नहीं ही होगा। सिंपल सी बात है। तो ती शेर को तो थोड़ी ना ह्यूमंस को खाना है जो वो यहाँ प्रेजेंट होगा, वो उसे तो डियर को खाना है तो वो जंगल में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब ये जो है बताते हैं कि सॉइल क्या सिर्फ डिसाइड कर दे लिए, नहीं, सॉइल की जो पीएच है या कंपोजिशन है या वहाँ की लैंड कैसी, बहुत उबड़ खाबड़ है या कैसी लैंड है, वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे कैसी वेजिटेशन पाई जाएगी, मतलब कैसे प्लांट पाए जाएंगे, प्लांट पाए जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ 4 फैक्टर जो हैं टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट डिसाइड करते हैं। तो इस छोटा सा रीकैप क्या है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, वो सीधा एंजाइम की फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालता है, इसीलिए टेम्परेचर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर या मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एबायोटिक फैक्टर। अभी 3 तरीके से वेलाई होता है, सीजनल, सीजन के हिसाब से जो वेरिएशन आता है, लेटिट्यूडनल, मतलब जो लेटिट्यूड के हिसाब से वेरिएशन आता है, और हाइट के हिसाब से जो वेरिएशन आता है जो तीसरा हो जाता है। तो सीजन के हिसाब से कैसे, समर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, विंटर में टेम्परेचर कम रहता है। लैटिट्यूडनल कैसे, आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है, और पोल से दूर यानी इक्वेटर के पास आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। फिर हाइट की बात कर लूँ तो अगर आप सी लेवल के पास हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, और सी लेवल से बहुत ऊपर हैं तो टेम्परेचर कम लगेगा। इसमें 3 एग्जाम्पल क्या एनसीईआरटी लिखती है, मैंगो, मैंगो कहाँ नहीं पाया जाता, टेम्परेट फॉरेस्ट में, क्योंकि उसे रिलेटिवली हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है। लेपर्ड जो है वो केरला में नहीं पाया जाता, तो उसे रिलेटिवली लो टेम्परेचर चाहिए रहता है। जो टूना फिश है वो टॉपिकल लैटिट्यूड के बाहर वाले ओशन में नहीं पाई जाती, मतलब टेम्परेट या पोलर तलब लैटिट्यूड वाले ओशंस में रियली दिखती है, आसानी से नहीं दिखती। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर क्या है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर,
जो इन्फ्लुएंस करता है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। वाटर में ही सभी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ है और इसी के कारण वो जीवित हैं। दूसरा, वाटर की वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग एडेप्टेशन दिखती है। जैसे डेजर्ट में एडेप्टेशन दिखती हैं कि संकन स्टोमेटा हो जाता है, थिक क्यूटिकल हो जाता है, थिक एंड फ्लैशी वो हो जाती है तलंग, जैसे कैक्टस में होता है। या जैसे कुछ एनिमल जो हैं वो अपने हम्प में बॉडी स्टोर कर, यानी अपने हम्प में, यानी जो बॉडी में हम्प है उसमें वाटर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कैमल। या जैसे चूहे हैं, सांप हैं, ये सब रात को बाहर निकलते, दिन में नहीं निकलते। अब H2O यानी वाटर की क्वालिटी जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे भी इफेक्ट डालती है। फिर आता है सैलिनिटी, सॉल्ट यानी पर पार्ट थाउजेंड, मतलब 1000 पार्ट में से कितने पार्ट सॉल्ट के हैं, ये इस हिसाब से सैलिनिटी मापी जाती है। तो इनलैंड वाटर के लिए कितनी होती है सैलिनिटी? 5 से कम। सी वाटर के लिए कितनी रहती है? 30 से 35। और ओशन के लिए कितनी रहती है? 100 से ज़्यादा। फिर अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट किस किस पे इफेक्ट डालती है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस पे क्यों? क्योंकि पूरी जितनी भी लाइट आती है सब फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं होती, उसमें से कुछ पार्ट यूज होता है, और उस कुछ पार्ट तो क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का रेंज क्या रहता है? वेवलेंथ का 300 से 700 नैनोमीटर। अब गहरे जंगल में, डीप फॉरेस्ट में आप तो ऐसे कैनोपी फॉर्मेशन दिखता है। अब ये कैनोपी फॉर्मेशन होता क्यों? क्योंकि जो लंबे लंबे प्लांट है वो सनलाइट तो अच्छे से ट्रैप कर पाए। फिर आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइट भी इफेक्ट डालती है। फिर आता है कि क्रिटिकल जो डे लेंथ है, 12 आवर्स की जो लाइट चाहिए रहती है प्लांट तो अगर ज़्यादा चाहिए फ्लावरिंग के लिए तो वो क्या कहलाते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। अगर कम चाहिए तो वो क्या कहलाते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। अगर वो न्यूट्रल है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट। अगर ज़्यादा चाहिए मतलब जनरली समर में ज़्यादा रहती है, मतलब जो लॉन्ग डे प्लांट है वो जनरली अपना मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्लावरिंग किस में दिखाएंगे? समर में दिखाएंगे। और जो फ्लावरिंग विंटर में दिखाए, जो ताते हैं फ्लावर जिन्हें कम चाहिए रहती है, वो फ्लावरिंग किस में दिखाएंगे? वो फ्लावरिंग दिखाएंगे विंटर में। तो अगर मैं इसमें और जोड़ना चाहूँ तो जो फ्लावरिंग विंटर में दिखा लें उनके फ्लूइड किस में मिलेंगे? समर में। और जो समर में दिखा लें फ्लावरिंग, उनके फ्लूइड किस में मिलेंगे? रेनी सीजन और विंटर में। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो विंटर में फ्लावरिंग दिखा लें उनके फ्लूइड कहाँ मिलेंगे? समर में मिलेंगे। और जो समर में फ्लावरिंग दिखा लें उनके फ्लूइड किस में मिलेंगे? विंटर में मिलेंगे। और क्या है? जैसे सीजनल ब्लीडर्स होते हैं, सीजनल ब्लीडर्स होते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये जो है ये सीजन के हिसाब से ब्लीड करते हैं, हर सीजन में ब्लीड नहीं करते। फिर आ जाता है नॉक्टर्नल और डायूलेनल वेरिएशन। नॉक्टर्नल और डायूलेनल मतलब दिन या रात तो जागने वाला, ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। अब आ जाता है सॉइल को में। तो सॉइल का दूसरा नाम क्या है? एडेफिक फैक्टर। सॉइल बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसी से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को और वो खाना बना पाते हैं, ठीक है। अब सॉइल की जो नेचर है या जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं कि सॉइल के आसपास का क्लाइमेट कैसे, यानी सॉइल किस रीजन में पाया जा रहा है, प्लस उसका वेदरिंग प्रोसेस क्या है। तीसरी बात किस पे डिपेंड करती थी? वो सॉइल वहीं पे बना है या कहीं बाहर से लाया गया है, कहीं बाहर से लाया गया है। अब सॉइल की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके हिसाब से सॉइल अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला है कि उसका कंपोजिशन क्या है, दूसरा क्या है कि उसका ग्रेन साइज क्या है, और तीसरा क्या है कि वो एग्रीगेशन बनाता है या ऐसी खुला रहता है, जैसे सैंड सॉइल रहता है वैसी लूज रहता है। चौथा क्या है कि उसमें एयर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, जैसे क्ले सॉइल की एयर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अगर मैं सैंड सॉइल की बात करूँ तो इसमें एयर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अब जो एक जगह की सॉइल है वो डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे कैसे प्लांट या प्रोड्यूसर पाए जाएंगे। अब वहाँ पे कैसे प्लांट या प्रोड्यूसर पाए जाएंगे ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कैसे हर्बीवोर्स पाए जाएंगे, और हर्बीवोर्स कैसे वहाँ पे पाए जाएंगे ये डिसाइड करते हैं कि कैसे वहाँ पे कार्निवोर्स पाए जाएंगे। अल्टीमेटली जो एक जगह की सॉइल है वो डिटरमाइन करती है कि वहाँ की फूड चेन कैसी होगी, वहाँ की फूड चेन कैसी होगी, ठीक है। अब और क्या पैरामीटर्स हैं सॉइल के साथ जो डिसाइड करते थी एक जगह की फूड चेन कैसी होगी या वेजिटेशन कैसी होगी? वो है पीएच,
सॉइल की मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब एक जगह की लैंड कैसी है, लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आते हैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर, हीमोस्टेसिस। हम लोग ने कुछ ऑर्गेनिज्म पले हैं, बताते थे प्लांट किंगडम में कुछ ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो जैसे पॉल फाइला है, वो क्या है, पोइकिलोथर्म्स है। वो क्या है, पोइकिलो पोकिलोथर्म्स। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स। और कुछ लेते हैं जो होमियोथर्म्स लेते हैं। अब पोइकिलो या होमियोथर्म्स क्या है, पोइकिलो या होमियोथर्म्स क्या है, ये क्या है, पोइकिलोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और होमियोथर्म्स क्या होते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल। मतलब कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, मतलब कोल्ड ब्लडेड ऐसे होते हैं जिनका जो टेम्परेचर बाहर जैसा रहता है, मतलब उनकी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहता है उनका बॉडी टेम्परेचर भी उसके बराबर हो जाता है। और होमियोथर्म्स क्या रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता बाहर का टेम्परेचर क्या है, वो अपना अंदर का एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते लगते हैं। समझ में आया। मतलब ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एनिमल दो प्रकार के होते हैं, पोइकिलोथर्म्स या होमियोथर्म्स। एनिमल बोलो या कोई भी ऑर्गेनिज्म, दो प्रकार के होते हैं, होमियोथर्म्स और पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब जैसा जितना टेम्परेचर उनके बाहर का रहता है उतना ही टेम्परेचर वो अंदर ले कर लेते हैं अपने बॉडी का। और जो होमियोथर्म्स क्या लेते हैं, जिनका टेम्परेचर बाहर कैसा भी रहे वो अपना अंदर बॉडी का एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते चलते हैं, इसीलिए तो इन्हें हॉट ब्लडेड एनिमल बोला जाता है, और पोइकिलोथर्म्स तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब मैंने बोला थी एंजाइम बहुत ज़्यादा, एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर का ऑप्टिमम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर पोइकिलोथर्म्स जो टेम्परेचर बाहर कैसा टेम्परेचर है उसी हिसाब से अपने उसे कर ले लें अंदर के टेम्परेचर को, तो क्या बहुत ज़्यादा इनके अगर बाहर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो अंदर भी टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो क्या एंजाइम की एक्टिविटी इनमें इफेक्ट पड़ेगा, क्या इनकी एंजाइम की एक्टिविटी में इफेक्ट पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। मतलब ये वाइड रेंज या वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टेम्परेचर में नहीं जी सकते। वाइड रेंज या वाइड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा अलग अलग उसमें किसमें बहुत ज़्यादा अलग टेम्परेचर में नहीं जी सकते, इन्हें एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाली जगह में जीना होता है। वहीं अगर मैं होमियोथर्म्स की बात कर लूँ तो ये तो अपने अंदर एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हैं। अब वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वही होता है जिनमें इनके जो एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिमम एक्टिविटी कर पाते हैं। मतलब ये ऐसी जगह में भी जी जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब इनका जो लिविंग स्टेट है उसमें जो ये वाइड रेंज ऑफ या वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टेम्परेचर में भी जी जाएंगे। इन्हें ऐसा जरूरी नहीं है एनवायरनमेंट की जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर हो। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, वो है होमियोस्टेसिस की प्रॉपर्टी। वो क्या है, होमियोस्टेसिस की प्रॉपर्टी। होमियोस्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर का कांस्टेंट बॉडी यानी कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट बनाते लगे। मतलब दी होमियोस्टेसिस होती है प्रॉपर्टी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। मतलब अपने बॉडी के अंदर का एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो, चाहे बाहर कुछ भी हो अपने अंदर का एक कांस्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। जैसे ह्यूमंस जो है वो क्या है, होमियोथर्म्स, मतलब इनमें हीमोस्टेसिस की प्रॉपर्टी दिखेगी, अपने अंदर का कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखेंगे, कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। तो क्या होता है अगर मैं इसे समझना चाहूँ तो कैसे समझ सकता हूँ। जैसे हम लोग ने जो यानी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर यूरिन ज़्यादा बनने लग जाए या यूरिन कम बनने लग जाए तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी
जैसे उसमें लास्ट मैकेनिज्म पला था या एएनएफ फैक्टर पला था या एडीएच हार्मोन का यूज पला था, तो वो हमारे अंदर के कांस्टेंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाटर की जो क्वांटिटी है उसे मेंटेन करते लगते हैं। तो वही होता है अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते रखना, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखना, वही उसी प्रॉपर्टी तो कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस किस में दिखेगा? जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर बन रहा है, क्योंकि टेम्परेचर भी तो एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो ये इसमें दिखेगा। होम्योथर्म्स में और बोइकिलोथर्म्स में नहीं दिखेगा। दूसरी बात, क्या टेम्परेचर बना के रखने में एटीपी का यूज होगा? होगा। अब ये कैसे समझें कि टेम्परेचर बना के रखने में एटीपी का यूज होगा? जैसे हम लोग ने वो बताते थे ब्लीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा कंडक्टिंग पाथवे है, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जो नोस्ट्रिल, फेलिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, ये जो है, ये जो कंडक्टिंग पार्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि जो बाहर की हवा है उसे कांस्टेंट, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसमें लाते हैं। ऐसा क्यों? तो कि बाहर की हवा ज़्यादा ठंडी लगेगी तो हमारा अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा हवा का, तो उसमें क्या होगा कि बाहर की हवा ज़्यादा है और अगर उसे हम लोग यानी हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन तो नुकसान पहुंचा सकती है। तो कि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा कर देगी, तो उसे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर में यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर में लाना जरूरी है। और ये काम कौन करता है? कंडक्टिंग पाथवे। और वो कैसे करता है? एटीपी का यूज करते है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है। तो होम्योस्टैसिस जो है इसमें उसकी जरूरत लगती है। किसकी? एटीपी की जरूरत लगती है। उसमें किसकी जरूरत लगती है? एटीपी की जरूरत लगती है। एटीपी की जरूरत लगती है। तो बस इतना सा जानना रहता है इस वाले टॉपिक में कि होम्योस्टैसिस में ज़्यादा जानने का नहीं रहता। जो पलाते स्टीनोथर्मल, यूलियोथर्मल, वो किसी काम का नहीं है। यूलियो, हेलाइन, ये सब किसी काम का नहीं है। अब तो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है।